नमस्कार दोस्तों, क्विस्ट फॉर हब में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सर आपको साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह क्लास साइंस स्पेशल है जो सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। अतः आज की इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि जितनी हमने अभी लेक्चर दिए हैं उनका सारा का सारा सार आज की क्लास में है। अतः आज बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगाकर कंसंट्रेट करके सुनेंगे, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। यदि आज की क्लास समझ में आ गई तो समझ लो पूरा जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नई जोश, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, धन्यवाद। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पहला पॉइंट है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड मीन्स हरित लवक। तो क्या करते हैं, हरित लवक। पहला पॉइंट है हरित लवक। तो हरित लवक होते क्या, हमने कल बताया था कि जो प्लांट कोशिका होती है, पौधों की कोशिका होती है, उसमें हम बताया था केंद्रक होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, प्लांट कोशिका की बात कर रहे हैं, पौधे वाली कोशिका। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। जो जंतु कोशिका हमने समझाई थी उसमें नहीं कहा था कि नहीं होती, लेकिन ये प्लास्टिड है तो ये जंतु कोशिका में नहीं होती, पौधों की कोशिका में होते हैं प्लास्टिड, याद रखेंगे। वो हमने प्लास्टिड का कार्य बताया था। हरित लवक का कार्य क्या होता है, भोजन निर्माण। भोजन निर्माण कैसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। हमने वो अच्छे से समझाई थी। ये पत्तियों में होती है, आज फिर समझाएंगे, आगे चल के मिलेगा। तो जो हरित लवक होते हैं इनका काम पता चल गया, क्या होता है, भोजन निर्माण करना। होते कहाँ पर है, कोशिका के अंदर। किन कोशिका के अंदर, पौधों की कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ये हरित लवक होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ल्यूकोसाइट्स। हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही नाम है, ल्यूकोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट न लिखकर यहाँ पे क्लोरोफिल लिखना चाहिए। क्लोरोफिल, PHYLL, क्लोरोफिल। 3 होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्या कहते हैं पहले, ल्यूकोप्लास्ट। इनको कहते हैं आवर्णी लवक। क्या कहते हैं, आवर्णी। वर्ण माने होता है रंग, वा माने नहीं। जो रंगहीन होते हैं, जैसे जड़ें हो गई, या आलू, अदरक, जो जमीन की भूमि के नीचे पौधे जो होते हैं, तने या जड़ें, वो रंगहीन होती है, उनमें कलर नहीं होता है। जो रंगहीन होती हैं, जिनमें रंग नहीं होता, उनमें कौन सा हरित लवक पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। याद रखेंगे ध्यान से। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, देखा कुछ पत्तियां हरी हरी होती हैं, हरी छोड़ करके, हरे कलर छोड़ करके लाल, पीली, और देखिए फूलों का रंग होता है, विभिन्न प्रकार का रंग होता है, जो विभिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं, उन सभी में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो पूछे जाए पुष्प का रंग किसके कारण होता है, तो उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। ये सभी लोग जानते हैं, इसका नाम हरित लवक। ठीक है, हरित लवक का ही अंतर्गत आता है ये क्लोरोफिल। तो देखा होगा क्लोरोफिल किस में होता है, पत्तियों में। सभी जानते हैं, हरी पत्ती कहते हैं, पौधे की हरी पत्ती किस कारण होती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। कहते पौधों की पत्ती हरी किस कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण। तो इनका काम, इस पत्तियाँ हरी किस कारण होती है, क्लोरोफिल। तो हमको ये पता चल गया क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया। इसका थोड़ा आगे स्ट्रक्चर देख लेंगे कैसा होता है ये और क्या क्या होता है इसमें। ये देखिएगा, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो हरित लवक के अंदर जिस प्रकार की काटेंगे तो इस प्रकार की संरचना होगी। तो उसके अंदर देखेंगे तो ये सिक्के जैसे, रुपए जैसे, सिक्के जैसे इकट्ठे रखे होते हैं। इनको कहते हैं, सिक्के होते हैं ना, ये सिक्के रुपए जैसे, इनको कहते हैं थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं, ये लिखा है THYLACOID, थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं, थाइले। एक सिक्का को कहते हैं थाइलेक्वाइड। और जब ये सिक्कों का ढेर हो जाता है, क्या इकट्ठे होते हैं, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेनम। क्या कहते हैं, ये लिखा है ग्रेनम। तो सिक्कों के जो इकट्ठे होते हैं उनको कहते हैं, सिक्के को कहते हैं ग्रेनम। और जब एक सिक्के को कहा थाइलेक्वाइड, कहने का तात्पर्य है एक से अधिक थाइलेक्वाइड जब एकत्र होते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेनम। और जो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है, जो लैमिला है, जो लिखा है लैमिला, जो जोड़ता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको,
उसको लिखा होगा यहाँ पे स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। मतलब जो जोड़ता है इसको आपस में, इनको ल्यूमेन या स्ट्रोमा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ये जोड़ता है, ये जुड़ी है ना इसके द्वारा, देखो ये जुड़ी है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। किसको कहते हैं? जो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेनम होता है, ग्रेनम क्या होता है? विभिन्न प्रकार के थाइलेकोइडों को एकत्र करके ग्रेनम बनते हैं। तो जो थाइलेकोइड है, जैसे यदि एक थाइलेकोइड को निकालें हम, इसको, ये थाइलेकोइड हो गया, ये विभिन्न प्रकार के थाइलेकोइड मिलकर ग्रेनम बनाते हैं। और जो ग्रेनम, ये ग्रेनम एक जे है, सपोज दैट एक जे ग्रेन, इनको आपस में जुड़ा है कि नहीं? जे जुड़ गया, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये लिखा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है, उसको स्ट्रोमा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और जो थाइलेकोइड होते हैं, ये एक से अधिक थाइलेकोइड मिलकर क्या बनते हैं? ये एक से अधिक थाइलेकोइड मिलकर के बनाते हैं ग्रेनम। और जो ग्रेनम होते हैं, उनके ऊपर ऊपरी सतह पर इस प्रकार से बिंदी बिंदी लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? बिंदी बिंदी रखे रहते हैं पूरे थाइलेकोइड में, हर थाइलेकोइड में। उनको कहते हैं क्वांटासोम। देखिए ये है ग्रेनम, एक थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड निकाले, थाइलेकोइड ग्रेनम से निकाला, इसके ऊपर इस प्रकार से बिंदी बिंदी संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं? क्वांटासोम। और याद रखेंगे ये क्वांटासोम ही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं तथा भोजन निर्माण में सहायता करते हैं। तो ऐसा नहीं क्लोरोफिल होता है तो उससे भोजन बन गया। क्लोरोफिल की भी कार्ड देखेंगे अंदर, तो ये होते हैं उसमें थाइलेकोइड। ग्रेनम होते, ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड से मिलकर बनते, थाइलेकोइड में होते क्वांटासोम। ये क्वांटासोम ही भोजन के निर्माण में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी संरचना आप समझ में आ गई होगी। इसको दोबारा से रिप्ले करके वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है ये बताया था हमने। तो देखिए अब जो हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण, क्या बताया था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताया था। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उस कारण भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण को भी समझ लेंगे हम अच्छे से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण देखिएगा ये। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे होते हैं जो जड़ों के द्वारा जल लेते हैं और अपने द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये मिल करके आपस में, क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता ही है, और यहाँ पर लिखना चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या? जल की जगह सूर्य का प्रकाश। और ये सूर्य का प्रकाश मिल करके क्या जड़ों के द्वारा जल उन्होंने ले लिया, पौधों ने, कार्बन डाइऑक्साइड अपने द्वारा छोड़ी गई है, पत्तियाँ हरी होती ही हैं और सूर्य का प्रकाश आता ही है। ये चारों के चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? भोजन। भोजन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और ये कौन लेते हैं? अपन लोग लेते हैं, अपन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग कौन करते हैं? पौधे करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पौधे कौन सी गैस को उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन एक बार ये बना है कि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस किस गैस का उपयोग किया गया है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग होता है कि नहीं? और इसमें निकलती किस रूप में है? ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है। ये हमारी पूरी की पूरी क्रिया है, ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो ये समझ में आ गया सब कुछ। अब आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे के सारे अंग हमने कल बताए थे कोशिका में। कोशिका के अंदर होते थे, ये बताया केंद्रक बताया था कल, अच्छे से पढ़ाया। उसमें बताया था हमने कि राइबोसोम्स भी बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया बताई, क्लोरोप्लास्ट बताया था कि नहीं होता है, लेकिन आज पढ़ा दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो जंतु में ही पाई जाती है और पौधों में पाई जाती है। हमने बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका कार्य, इसको कहते हैं कोशिका की फैक्ट्री। तुम जानते फैक्ट्री में क्या बनता है भाई? ईंधन जलता है और लाइट उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार के भोजन बनते हैं फैक्ट्रियों में। तो इसी प्रकार कोशिका की फैक्ट्री किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भोजन का दहन होता है, जलता है, जिससे एनर्जी निकलती है। और एनर्जी किस रूप में? एटीपी के रूप में। हमने बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन, लिख लीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ी माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से थोड़ी समझ लेंगे। ये हम लाए थे, इसको बहुत मेहनत करके ढूंढ के लाए अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर देखिए ये छोटी छोटी सी इस प्रकार से मुड़ी हुई है, तो जिस उंगली जैसी संरचना है,
ये है ना उंगली जैसी संरचना, देखो पूरे अंदर उंगली जैसी संरचना, इन उंगली जैसी संरचना को कहते हैं क्रिस्टी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जब काटते हैं तो अंदर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, उसका नाम क्या है? क्रिस्टी। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, याद रखेंगे। और जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के ऊपर इस प्रकार से दाने होते हैं, जो हम रख रहे हैं ना, ये दाने होते हैं कहाँ पर? क्रिस्टी के ऊपर। इन्हीं को कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण, या F1 कण करके नाम आ सकता है, या ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहाँ होते हैं? क्रिस्टी पर। क्रिस्टी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस प्रकार की संरचना होती है? उंगली समान होती है। और इस देखिएगा, और थोड़ी आगे देखिएगा, इसमें देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पर राइबोसोम्स भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, DNA भी होता है, पदार्थ भरा रहता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं जी। भरा है पदार्थ, भरा है, मैट्रिक्स कहते हैं जी, ठीक है। और इसमें 2 लेयर होती हैं जी, ऊपर वाली लेयर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, और अंदर वाली को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये होती है अंदर है ना, ये क्रिस्टी वाली इनर मेम्ब्रेन, ऊपर वाली को आउटर मेम्ब्रेन। इनको आपको याद नहीं रखना, मेन हमने बताया आपको, मैं मुख्य चीज़ याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्रिस्टी, और क्रिस्टी पर ही ऑक्सीसोम होते हैं, और ऑक्सीसोम कण ही भाग लेते हैं फिर उसमें क्या कहते हैं? श्वसन में, श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा का हम उपयोग कहाँ करते हैं? ATP के रूप में काम करने के लिए। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भोजन का दहन होता है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, एक पढ़ेंगे टॉपिक है अपना गोल्जी बॉडी। क्या है गोल्जी बॉडी? इसी को गोल्जी काय कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 पॉइंट इसके याद रखने हैं बस, और कुछ भी याद नहीं रखना गोल्जी बॉडी का। एक याद रखना है कि कोशिका में रक्षात्मक भूमिका, मतलब कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उनसे रक्षा करने का काम कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रैफिक पुलिस। क्या नाम है इसका? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहती है? क्योंकि ये पुलिस का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो ये कोशिका की रक्षा करती है, ट्रैफिक पुलिस कहती है। और दूसरा काम क्या होता है? जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, मतलब शुक्राणुओं का बनना होता है, शुक्राणुओं को बनते हैं ना, तो शुक्राणु के बनने के समय जो इस प्रकार से सपोज दैट शुक्राणु होता है, ऐसे पढ़ाएंगे आगे, तो उसका जो मुँह होता है इसके ऊपर ऐसे नुकाई जैसा मुँह होता है आगे, उसको कहते हैं एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेती है गोल्जी बॉडी। आगे आपको मिलेगा, आपको इतना बार ध्यान रखना है, वो तो हम क्लियर करा देंगे। एक्रोसोम होता है स्पर्म में, ठीक है, स्पर्म में एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम के आगे एक्रोसोम के निर्माण में भाग लेती है, सीधी बात है, गोल्जी बॉडी। और इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका की रक्षा करती है, ठीक है। आपको इतना पढ़ना है। आगे एक और अंग होता है, ये सब कोशिका के अंदर ही होते हैं। एक है ER, आपको सिर्फ याद रखना, ER नाम से ही क्वेश्चन में आएगा आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है, ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक, R का मतलब रेटिकुलम, ER नाम से ही आएगा। तो ER होती है, ठीक है। ER क्या होती है? जे हो गया सपोज दैट, ये कोशिका हो गई, जे हो गया केंद्रक, केंद्रक और कोशिका की भित्ति से इस प्रकार से ये जुड़ी होती है। इसका काम क्या होता है? कोशिका के विभिन्न पदार्थों को केंद्रक के अंदर भेजना, और केंद्रक के पदार्थों को कोशिका के बाहर ले आना। कोशिका के मतलब केंद्रक से बाहर लाना, कोशिका के अंदर, कोशिका में भेजना पदार्थों को, और कोशिका से केंद्रक के अंदर ले जाना। ये सारा का सारा काम होता है किसका? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे देखिए, जो ER होती 2 प्रकार की होती है, SER और RER। अभी आपको जो कठिन लग रहा है, बहुत शब्द सिंपल है। S का मतलब है स्मूथ, S का मतलब क्या है? स्मूथ, S का मतलब है स्मूथ। और ER का आपको पता ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस प्रकार से राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी प्रकार से ER भी एक अंग है कोशिका का। तो S का मतलब स्मूथ, मतलब चिकनी माइट्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये चिकनी क्यों होती? क्योंकि यहाँ पर फैट का निर्माण होता है, फैट मतलब वसा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके कौन से भाग में वसा का निर्माण होता है? तो कौन से भाग में? SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो रफ ER होती है, R मतलब होती है रफ, रफ माने कहते हैं रफ, खरदरा नोट नहीं होता तो रफ होता है, ROUGH, रफ, रफ ER होती है, एंडो रफ होती है, ठीक है। तो ये किस में होता है? जो रफ होती है वो खुरदरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सपोज दैट ये ER है तो इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? याद रखना, रफ किस, ये दाने दाने हो गए तो हाथ फेरेंगे तो दरदरी होगी, तो इसलिए क्यों होती? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, तो रफ ER कहते हैं इसको, ठीक है। इसका और हमने बताया था राइबोसोम्स का क्या और नाम काम होता है?
प्रोटीन का निर्माण करना। क्या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स आगे समझ में। तो ईआर के दो भाग होते हैं, एसईआर स्मूथ होते हैं क्योंकि इसमें फैट का निर्माण होता है, और आर क्योंकि आर मतलब होता है रफ ईआर क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम्स क्या होते हैं, लगी चिपके रहते हैं, इसलिए ये क्या होती है, रफ ईआर। अब याद रखना ये राइबोसोम्स आएंगे तो आप कहेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, तो आपको पता चल गया ईआर होती है ये कहाँ, कोशिका के अंदर। ईआर कहाँ है, कोशिका के अंदर, और ईआर के ही भाग में होता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पूछना है कि राइबोसोम्स होते क्या हैं, ये कोशिका का अंग है, ये कहाँ होते हैं, कोशिका में होते हैं। ठीक है, ईआर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये है राइबोसोम्स, ये होते हैं जो ईआर पे चिपके रहते हैं। राइबोसोम्स के दो भाग होते हैं, एक छोटा भाग होता है और एक बड़ा भाग। दो भागों से मिलकर के, देखो लार्ज माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा, दो भागों से मिलकर के राइबोसोम्स बनता है। ठीक है, किस प्रकार से, दो भागों से मिलकर के राइबोसोम्स बनता है। यही होता है प्रोटीन का निर्माण करना। वर्क इसका काम क्या है, देखिए ये लिख दिया हमने यहाँ, वर्क मतलब कार्य होता है। कार्य किसका, राइबोसोम्स का। काम क्या, प्रोटीन का निर्माण करना। हमारे शरीर के लिए 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, याद रखना, 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार की प्रोटीन तो हमारे शरीर के अंदर खुद बन जाती है, हमको कोई लेने की बाहर से आवश्यकता ही नहीं होती। और 10 प्रकार की प्रोटीन को हम शरीर से बाहर लेते हैं, बाहर से लेते हैं। जैसे अपन कहते नहीं है कि कहीं सोयाबीन का तेल खाते हैं या कहीं प्रकार के और अन्य पदार्थ खाते हैं, नहीं कहीं शरीर के मसल्स बनाने के लिए कहीं विटामिन या कुछ भी खाते रहते हैं, तो ये बाहर से सिर्फ 10 प्रकार की प्रोटीन लेते हैं, 10 प्रकार की तो अंदर ही बनती हैं हमारे। ठीक है, तो जी हमको आ गया राइबोसोम्स, राइबोसोम का कार्य पता चल गया। ठीक है, होते कहाँ है ये भी पता चल गया, ईआर में भी होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं, कोशिका का अंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक लाइसोसोम, ये भी कोशिका का अंग है, और इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली, इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम जो अंग होता है इसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ होता है कि कुछ समय बाद ये पदार्थ खुद को ही नष्ट कर लेता है, अधिक श्रावण के कारण। किसको, खुद को ही नष्ट कर लेता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, संरचना नहीं पूछेगा, ना कि पूछेगा कि ये कहाँ होता है क्या, बस ये पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ये सब के सब अंग हैं, कोशिका के अंग हैं। अब हमने कल केंद्रक को बहुत अच्छे से पढ़ा था, थोड़ी और आगे बढ़ेंगे हम। ये पहले थोड़ी इसकी संरचना को एक बार देख लीजिए। ये गुणसूत्र की संरचना है, ये देखिए, इतना बार याद रखना, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। एक जोड़ा जे है, बस सॉरी, एक गुणसूत्र जे है, इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं हमेशा। गुणसूत्र इस प्रकार से होते हैं, एक गुणसूत्र जे हो गया और यहाँ से जे जड़ गया, तो एक गुणसूत्र जे हो गया, एक जे, तो हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। तो ये किसकी संरचना है, क्रोमोसोम्स अथवा गुणसूत्र की संरचना है। ठीक है, याद रखना। अब आगे चल के बताएंगे हम थोड़ी। तो देखिए पहले हम न्यूक्लियोसोम को समझेंगे, किसको, न्यूक्लियोसोम को। तो याद रखना, हमने राइबोसोम्स आपको पढ़ा दिया है, ये आगे यहाँ पर लिखना है, राइबोसोम्स को पढ़ दिया अपन ने। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, देखिए, और राइबोसोम्स का कार्य क्या बताया था हमने, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं, राइबोसोम। तो जो प्रोटीन में बहुत सारी प्रोटीन होती है, उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो सभी नाम तो नहीं याद रखने। 20 प्रकार के अंदर शरीर क्या होती ना आवश्यकता, कहते 10 बाहर से 10 अंदर। हमको किसी भी प्रोटीन का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन एक का जरूर रखना है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक ये है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, तो ऐसे भी कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, ये दोनों मिलकर ही न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए का योग है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मिलकर के न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब ये नहीं पूछना हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हमने बताया राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण करती है, 20 प्रकार की प्रोटीन बनती हैं शरीर के लिए, हमारी आवश्यकता होती है, 10 बाहर से आती हैं, 10 हमारे अंदर बनती हैं, उनमें से एक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, इतना याद रखना है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पता चल गया था, हमने बताया था अच्छे से, कल पढ़ा दिया था। इसलिए कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, बताया था कल। डीएनए के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया था, क्वेश्चन भी हल कराए थे। तो डीएनए वही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन
दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, काम क्या है, अभी आपको सब पता चलेगा आगे चल के। तो याद रखना, एक हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर किसको निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, देखिए ये है न्यूक्लियोसोम, क्या है ये हमारा न्यूक्लियोसोम। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन कितनी होती है, देखो एक गोला ये है 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कि नहीं है। तो ये 8 हैं, ये 2-2 जोड़ी में होती हैं। जैसे ऊपर के 2 हो गए जी, तो एक प्रकार की जी हो गई, एक प्रकार की जी हो गई, एक प्रकार की जी हो गई और एक प्रकार की जी। कहने का तात्पर्य है तो 4 प्रोटीन है, लेकिन जोड़े में होती हैं। एक प्रोटीन का नाम है H2A, एक का नाम क्या है H2A, एक का नाम है H2B, एक का नाम क्या है H2B, एक का नाम है H3 और एक का नाम है H4। ये 4 प्रकार की प्रोटीन होती है, H2A, H2B, H3, H4। हिस्टोन प्रोटीन है ये चारों, ये हिस्टोन प्रोटीन के 4 नाम हैं। तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं इसमें न्यूक्लियोसोम में। तो 4 प्रोटीन के 2-2 भाग, मतलब H2A प्रोटीन के दो गोले, H2B प्रोटीन के 2 गोले, H3 के 2 गोले, H4 के 2 गोले। आगे समझ में, H2A प्रोटीन के 2 गोले, H2B के 2 गोले, H3 के 2 गोले और H4 के 2 गोले। ये सब H2A, H2B, H3, H4 ये क्या है, सब हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है, सपोज दैट H2A हमने बताया था, इसके 2 गोले, और ये क्या है, एक हो गए H2B, इसके 2 गोले या 2 कण कह दें, और ये H3 के 2 कण, ठीक है, और H4 के भी 2 अणु। ये सब मिलकर के क्या बनते हैं, एक अष्टक। अष्टक मतलब 8 ये समझ 8 गोले बन के एक साथ में जुड़े होते हैं और ये रख दिए जाते हैं इस प्रकार से तर के ऊपर। अब ये रखे रहेंगे तो इसको जोड़ने का काम करते हैं डीएनए। क्या करते हैं, ये है डीएनए, ये क्या है डीएनए, लाल लाल रेड कलर का, इसको बांधे रहता है। तो इनको बांधने का काम कौन करता है, डीएनए। बांधने मतलब जोड़ना। तो इन जो हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु हैं, 4 प्रकार की प्रोटीन। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है न्यूक्लियोसोम में कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन उपयोग की गई है, तो 4, H2A, H2B, H3, H4। और यदि कितने कण प्रयोग किए गए तो 8। याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। कितने अणु, 8 अणु। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लिखा है। ठीक है, और जो डीएनए को आपस में, ये देखो, ये डीएनए जोड़ता किसको है, हिस्टोन प्रोटीन को। और जो डीएनए के दोनों जो भाग होते हैं, गांठ लगती है जैसे अपन, तो गांठ तो यहाँ पे लगती नहीं, तो उन दोनों को जोड़ने, जो 2 भाग कस गए हैं तो उसमें गांठ के स्थान पे जोड़ने का काम होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। छूट गया था ना, H2A से स्टार्ट की थी, H2A, H2B, H3, H4, तो H1 भी तो होना चाहिए। तो H1 प्रोटीन होती है, वो इन डीएनए को आपस में बांधने का कार्य करती है। ये देखो, ये है ना हरे कलर का, जो आपस में बंधा हुआ है, डीएनए को बांधने का काम करती है H1। तो ये सब मिल करके अष्टक हो गई ना, 8 मतलब 8 अणु है, तो इसलिए 8 लिखा है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, 8 हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियोसोम कहाँ से बना, देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से बनाई थी, राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ होती है, कोशिका के अंदर। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन होती है जो, और वो क्या प्रकार की उपयोग की गई हिस्टोन प्रोटीन, हमने बताई 4 प्रकार की। H2A के 2 अणु, H2A के 2 अणु, और H2B के 2 अणु, और H3 और 2 अणु, और H4 के 2 अणु। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल तो आराम से। ठीक है, तो 2-2 अणु तो 8 तो ये कहे, इनको अणुओं को आपस में बांधने का काम कौन करता है, डीएनए। और डीएनए को आपस में जोड़ने का H1 हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। ये देखिएगा, न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियोसोम इसलिए तो न्यूक्लियोसोम मतलब हिस्टोन प्रोटीन का उपयोग हुआ है, डीएनए का बस। अब ये न्यूक्लियोसोम है, जो ये न्यूक्लियोसोम है, ये 6 न्यूक्लियोसोम मिल करके आपस में कितने, 6 न्यूक्लियोसोम मिल करके एक सोलेनॉइड बनाते हैं। अब इनको एक लिखा है, एक सोलेनॉइड, देखो ये 1 लिखा, 1 सोलेनॉइड। अब हमको सोलेनॉइड नाम याद नहीं रखना, इतना बार याद रखना, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बनता है। और सोलेनॉइड मिल करके, एन मतलब देखो, एन का गुणा किया सोलेनॉइड, मतलब बहुत सारे सोलेनॉइड मिल करके क्रोमेटिन बनाते हैं। और क्रोमेटिन ही कहलाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मीन्स गुणसूत्र। ये है गुणसूत्र हमारा। गुणसूत्र बना कैसे, अब अच्छे से समझ में आ गया। कोशिका होता है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक में होता है डीएनए,
और उसी के अंदर कोशिका में होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ उपस्थित बताया हमने, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और राइबोसोम्स बनेगा प्रोटीन, तो उससे लेंगे हिस्टोन प्रोटीन, और DNA हिस्टोन प्रोटीन आपस में बंद करके क्या बनेगा, राइबोसोम्स बन जाएगा। सॉरी, और क्या कहें, राइबोसोम्स क्या है, ये न्यूक्लियोसोम्स बन जाएगा। और ये न्यूक्लियोसोम्स मिल करके आपस में जुड़ करके सोलेनॉइड बनेंगे। छः अणु न्यूक्लियोसोम मिल करके एक सोलेनॉइड बनाते हैं। और एन का गुणा किया गया सोलेनॉइड में, किसका, एन का देखिए गुणा किया हमने सोलेनॉइड में, समझाने के लिए है, होता थोड़ी ना। तो एन का मतलब बहुत सारे सोलेनॉइड मिल करके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन बनते हैं बहुत सारे सोलेनॉइड मिलकर के क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन मिलकर ही बनाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को ही हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम्स मीन्स गुणसूत्र। हमने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन आता है एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो सभी ने पढ़ा है 23 जोड़ी। कितने, 23 पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा, 23 जोड़ी होते हैं। अब जो कहाँ से बनते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब आपको हमको अच्छे समझ में आ गया कि कैसे होते हैं, कोशिका से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है इसमें। और याद रखना ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स में ही ये गुणसूत्र है ना, इसी में उपस्थित होते हैं जीन। क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। और यही जीन होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाते हैं। किस में पहुंचाते हैं, संतानों में। जो DNA बताया था ना, वो DNA ऐसे नहीं है कि सीधे DNA चला जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी ये जटिल संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। और यही स्ट्रक्चर के द्वारा ही माता पिता की लक्षण होती है संतानों में। DNA नहीं पहुंचता है। DNA से बना न्यूक्लियोसोम्स प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम से बना हमारा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बना क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम्स होता है ना, ये गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं ये क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो माता में होते माता पिता गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ी होते हैं। कोशिका में कितने, 23 जोड़ी। पेयर मीन्स जोड़ा। अब ये होते हैं ना जोड़ा, तो ये 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। देखिए ये तो जोड़ा हो गया है। अब जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए हम थोड़ी आगे समझा दें यहाँ पे, चलो यहीं पे समझा दे रहे। देखिए ये गुणसूत्र होता है ना, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र में क्रोमोसोम्स में बहुत आराम से अच्छे से समझेंगे। जो गुणसूत्र हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 कायिक गुणसूत्र। क्या, कायिक मीन्स कायिक गुणसूत्र। कायिक, काया मांस क्या होता है, शरीर, काया मांस है। तो 22 जोड़ी, कितने, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। सॉरी यहाँ पे 22 लिखना है, कितना, देखिए गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के। कायिक, अच्छे शब्द को समझेंगे, कायिक गुणसूत्र। और दूसरे होते हैं जनन गुणसूत्र। क्या, जनन। तो कायिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी। कितने, 22 जोड़ी। हमने बताया कुल गुणसूत्र होते 23 जोड़ी, लेकिन उनमें से 22 जोड़ी होती कायिक गुणसूत्र। और 1 जोड़ी, कितने जोड़ी, 1 जोड़ी होते हैं जनन गुणसूत्र। ठीक है, तो 22 गुणसूत्र, हम 22 जोड़ी तो हमें याद नहीं रखने हैं कि कौन कौन होते हैं। इतना भरे याद रखना है कि गुणसूत्र कोशिका में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। यदि कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तो 46, जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं कायिक गुणसूत्र। और कायिक गुणसूत्र, काया मीन्स होता है शरीर। तो जो 22 जोड़ी होते हैं वो शरीर का निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, त्वचा, ये सारे के सारे अंग बनते हैं वो 22 जोड़ी गुणसूत्रों के द्वारा। और गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स ही माता पिता से आते हैं। कैसे आएंगे वो आगे पता चलेगा। एक कैसे आते हैं थोड़ी हम बता देंगे डिटेल में। अब यहाँ पे इतना याद रखना, 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र शरीर का निर्माण करते। और 1 जोड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, जनन गुणसूत्र। जो मेल में होते हैं, मेल माने मेल तो जानते हैं ना, मेल फीमेल। तो मेल में जो जो जनन 22 जोड़ी तो हो गया, हमको पता है, याद नहीं रखना। 23वां जोड़ी जो जनन गुणसूत्र होता है, जो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। याद रखना। तो जब X होता है, वो याद रखना है, थोड़ी और बता दे, X जब मेल का जब X और फीमेल का X मिलता है तो लड़की उत्पन्न होती है। और जब मेल, क्योंकि लड़की में तो XX होते हैं, तो पिता में ही एक Y होता है, तो वहीं बोल देगा जब इसका X और इसका X मिलेगा तो चाहे कौन सा भी फीमेल का X मिल सकता है। और जब पिता का Y और माता का X मिलेगा तो लड़का होगा। सीधी बात है, जब Y होगा तभी लड़का होगा। ठीक है, तो याद रखना जो जनन गुणसूत्र होते हैं वो
एक जोड़ी होते हैं, फीमेल में XX और मेल में XY, और जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 22 जोड़ी। इस प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या कुल मिला के कोशिका में होती है 23 जोड़ी। टोटल नहीं है, एक कोशिका में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, इस प्रकार से हमको गुणसूत्र बहुत अच्छे से समझ लिया हमने, और ये न्यूक्लियोसोम्स बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए ये थोड़ी सी संरचना, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे ना तो पूरा पढ़ा हुआ है। देखिए हमने कल कोशिका पढ़ाई थी, कोशिका में केंद्रक पढ़ाया था, केंद्रक से हमने DNA निकाला, तो ये DNA है, बना है ना, ये DNA हमने कल समझाया था बहुत अच्छे से। तो ये DNA है, DNA के बारे में हमने बताया था एडेनिन किस थाइमिन से जुड़ता है। तो DNA देखो इस प्रकार से ये कुंडली होकर के ये बना है DNA, और ये है जो लाल रेड कलर की, ये स्टोन प्रोटीन है। यही DNA ने अब स्टोन प्रोटीन को जोड़ दिया है, और जो पीले कलर का क्या है H1 स्टोन प्रोटीन। तो ये मिल करके क्या बना है? न्यूक्लियोसोम। और ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसोम्स बने, कितने सारे न्यूक्लियोसोम, जिस प्रकार जैसे 6 न्यूक्लियोसोम्स हो जाएंगे सब, जब ये 6 न्यूक्लियोसोम्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये 6 नौ मिल करके क्या बन जाएगा? एक सोलेनॉइड कहलाएगा। और जब ये बहुत सारे सोलेनॉइड जब जुड़ जाएंगे, तो कितने घने हो गए, तो विभिन्न प्रकार के सोलेनॉइड जुड़ जाएंगे जैसे, तो ये बहुत सारी ये सोलेनॉइड जुड़े हुए, ये सब सोलेनॉइड, तो क्या बनेगा? एक गुणसूत्र बनेगा। क्या? और एक गुणसूत्र की देखो कितनी घनी संरचना होती है, और एक गुणसूत्र नहीं, एक कोशिका में, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो एक गुणसूत्र से बनने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स संरचना होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे सिंड्रोम। ये टेट में देखा था आपने, टेट सपाट कोई सा भी एग्जाम हो, IAS PCS लोअर SSC CGL कोई सा भी देखिए, आपने डाउन सिंड्रोम तो बहुत अच्छे से सुना ही होगा। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, 4 सिंड्रोम में से एक सिंड्रोम आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम मीन्स होता कमी, डाउन कमी। और किसकी कमी? अभी क्या पढ़ा है हमने? गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र की कमी या ज़्यादा होना ही, गुणसूत्र की अनियमितता, कम ज़्यादा होना ही क्या होता है? सिंड्रोम होता है। तो सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पहले क्या, देखिए हमने बताया था कि कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, मतलब 46। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं, और एक X, देखो 45 और X लिखा है, ये गुणा नहीं समझ लेना, 45 X होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या? 45X मतलब 46 गुणसूत्र हुए पूरे, 45 X हो गए। ठीक है ना, या तो 45X कह दें, यहाँ पे गलत लिख दिया है, 45X ना लिख करके टाइपिंग हुई है, यहाँ पे 44X लिखना चाहिए। 44X मतलब कुल मिला के 45 गुणसूत्र हुए, और यहाँ पे लिखना चाहिए 44XO, या तो 44X कह दें, ये 44XO। कहने का तात्पर्य एक गुणसूत्र की कमी हो रही। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? कमी। बस ये याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? कमी। ठीक है, याद रखना है आप अच्छे से। यहाँ पे 45 नहीं है, 44 है। क्या है? 44। तो देखिए 44 और X मतलब 45 गुणसूत्र हुए। तो जब भी एक गुणसूत्र की कोशिका में कमी हो जाती है तो वहाँ पर टर्नर सिंड्रोम होता है। तो उसको हम या तो 44X से प्रदर्शित करेंगे, या 44XO ना कह करके इसको 0 कह दें। 0 मतलब कुछ कहना ही नहीं आता, तो 44XO कह दें या 44X कह दें। जब भी 44XO या 44X मिल जाए तो समझ लेंगे कि ये 45 गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र की कमी है, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 23 जोड़ी होते तो 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। तो इसमें से देखो पहला जोड़ी हो गया, दूसरा जोड़ी हो गया, तीसरा जोड़ी, इस प्रकार से 23 जोड़ी तक चलते हैं। तो जो 21वां जोड़ी आएगा, जैसे भी 21वां जोड़ी आएगा, वहाँ पर एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते कि नहीं होते? याद रखना, पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी। इसी प्रकार से जब भी 21वां जोड़ी आएगा, कौन सा? 21वां जोड़ी, तो एक जोड़ी में तो होते तो 2 गुणसूत्र हैं, तो अब 21वीं जोड़ी में 2 ना आकर के एक बाहर से डिसऑर्डर, कोई कमी के कारण, किसी मतलब बीमारी के कारण एक गुणसूत्र और आकर जुड़ जाता है। तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे अब? 47, क्योंकि होते तो 23 जोड़ी 46 हैं, लेकिन जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है उसमें एक बाहर से आकर के किसी भी सिंड्रोम, किसी भी बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। कितने हो जाएंगे? 46 + 1, और जो एक गुणसूत्र आया जी कहाँ जुड़ेगा? 21वीं जोड़ी में, तो वहाँ पे होता है डाउन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन ये आता है डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राई मतलब 3, तो
ट्राइसोमी के कारण होता है। और क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? होते तो गुणसूत्र कितने हैं? 46, हमने बताया 22-23 जोड़ी होते हैं। जब किसी कारण बस एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, और हमेशा जो रखना है, याद रखना है, जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र आता है वो हमेशा एक्स आता है, वाई कभी नहीं आता है। तो देखो जैसे, और ये होता है किसमें? सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ये किसमें? मेल मतलब पुरुषों में होता है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। किसमें? केवल पुरुषों में। तो पुरुषों में होता तो एक्स वाई गुणसूत्र हमने बताए, लेकिन देखो एक एक्स आया, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई भी होंगे, क्योंकि एक्स वाई तो बताया हमने मेल में, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। देखो क्लेनीफेल्टर में होते तो कितने हैं? अंतिम में जो हम अंतिम में होते एक्स वाई होते हैं, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो कितने हो गए? 46 की जगह 47 हो गए। नहीं आ रहा समझ में? देखो 23 जोड़ी होती है, 46 गुणसूत्र होती कि नहीं होती? एक कोशिका में, लेकिन किसी कारणवश एक गुणसूत्र एक्स और एक्स्ट्रा आ गया तो कितने हो गए? अब 47। ऐसा नहीं है एक गुणसूत्र नहीं, 2 गुणसूत्र भी आ सकते हैं, एक्स 3 गुणसूत्र भी आ सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र जब आ जाए, एक से अधिक भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। जब एक कम हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाए, देखो यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी, अंतर ये है कि कहीं भी एक्स आकर के अंत में जुड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ 21वीं जोड़ी में होगा तब वो होगा। और एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो, जैसे 21 जोड़ी में ट्राइसोमी होता है, और जिसमें 18वीं जोड़ी होता है, जो 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा तो होगा एडवर्ड सिंड्रोम। ये मोस्टली बच्चों में होता है, जो 2-3 माह के बच्चे होते हैं ना, तो हमने देखे भ्रूण की जांच कराते तो इसकी जो लक्षण होते हैं ना एडवर्ड सिंड्रोम के, वो शुरू में ही आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? शुरू में ही आ जाते हैं, या सॉरी, जो बहुत ही बचपन में ही दिख जाते हैं ये गुणसूत्र के इसके लक्षण। इसलिए क्या करते हैं, सरकार ने ये आदेश दे दिया था हॉस्पिटलों की कि ये जो सिंड्रोम है वो यदि इसको जांच लें और जांच करके इलाज करवा लें, यदि हो सके तो उसका इलाज हो जाए बचपन में ही, तो सम नष्ट हो जाएगी बीमारी। और लोगों ने, डॉक्टरों ने उसका क्या किया, लोगों ने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया, भ्रूण का ज्ञात किया कि बच्चा है कि बच्ची, यदि बच्ची हो तो उसको क्या किया, भ्रूण अवस्था में ही मार दिया गया। इस कारण ये अपराध हो गया, इसलिए सरकार ने अब इसको बैन कर दिया। तो एडवर्ड सिंड्रोम किसमें होता है? मोस्टली बच्चों में होता है। किसमें? और जो 18वीं गुणसूत्र होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ता है। देखो यहाँ भी लिखा हमने ट्राइसोमी, ट्राई मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा आना। तो 18वीं गुणसूत्र में एक आ जाएगा तो एडवर्ड सिंड्रोम आएगा, और एक गुणसूत्र कहीं भी आकर जुड़ जाए तो एक या एक से अधिक तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। यदि 21वीं जोड़ी में तो हो जाए डाउन सिंड्रोम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टर्नर सिंड्रोम, जब एक गुणसूत्र की कमी आ जाए तो टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार से हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सी भी समस्या हो, कहीं भी समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो। अब हमारा इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते जाएंगे, वो आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको कोई सा भी एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। कोई सा भी एग्जाम हो, किसी प्रकार के लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप उसको क्वालिफाई करते जाएंगे। आपका ये अब देखिएगा हमारे यहाँ पर कितनी मेहनत से हम अच्छे अच्छे चित्र लगा रहे हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ और उसकी महत्ता को बताएं कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ते समय, पढ़ने में आप लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ना ही किसी को ध्यान जाता है। इसलिए अब आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए थैंक यू।